welcome back to another video. In this video, I'm going to discuss about the electrophysiology of fluid. लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीमोडायनामिक मैकेनिज्म के बारे में बताया था। हीमोडायनामिक मैकेनिज्म में आप रिकॉल कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्लड का फ्लो हो रहा था। लंग्स में जो ब्लड प्रेजेंट था वो किस तरीके से पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे हार्ट में आ रहा था, और हार्ट्स में जो हमारे चैम्बर होते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल किस तरीके से उनसे फ्लो होते हुए हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन और बॉडी टिश्यूज हैं उनमें किस तरीके से हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा था। ये हमने हीमोडायनामिक में पढ़ा। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड फिजियोलॉजी। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक इंपल्स, एंड फिजियोलॉजी मींस हाउ लिविंग थिंग फंक्शन, हमारा लिविंग थिंग किस तरीके से फंक्शन करता है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट। तो हार्ट की ऐसी फिजियोलॉजी which is based upon the electric impulse generation। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ट में कैसा इलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन। तो आप रिकॉल करिए, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो हार्ट के जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं, जो मसल फाइबर होते हैं जिसको हम कार्डियक मसल फाइबर बोलते हैं, वो किस तरीके से हमारे स्केलेटल मसल फाइबर से डिफरेंट होते हैं। तो हमारा जो हार्ट के मसल फाइबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी, इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो ऑटोमेटिसिटी कहने का क्या मतलब है? देखिए, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्ट टू कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली डिपोलराइज इटसेल्फ। मतलब आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि हार्ट हमारा किस तरीके से बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के खुद से करंट को जनरेट करता है, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो हमारा होता रहता है हार्ट में, तो उसको बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन और ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा है, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है हमारे जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं थ्रू आउट, ये सारे डिटेल्स हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कार्डियक सेल्स जो हमारे डिवीजन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक तो हमारा था कॉन्ट्रैक्टिंग सेल, जो आप लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जिसमें कि मायोकार्डियम हमारा जो था दैट इज रिस्पांसिबल फॉर पंपिंग। तो यहाँ पे मायोकार्डियल सेल्स बार फिर से देख सकते हैं कि दो कैटेगरी में डिवाइड मैंने किया है। जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है कंडक्टिंग सेल्स का, जिसको हम नोडल सेल्स भी कहते हैं, और जो हमारा दूसरा कैटेगरी है वो है कॉन्ट्रैक्टिंग सेल या नॉन कंडक्टिंग सेल। तो आप देख सकते हैं कंडक्टिंग वर्ड से मतलब लग रहा है कि कंडक्ट करता होगा। कंडक्टिंग सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो मायोकार्डियल सेल के ऐसे कंडक्टिंग सेल्स होते हैं जो कि करंट या इंपल्स जनरेशन का काम करते हैं। इनका काम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का नहीं होता है, एक इंपल्स का जनरेशन करते हैं। इनके अगर एग्जांपल देखें तो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स एंड पर्किंजे फाइबर, हमारे चार जो कैटेगरी हैं सेल्स के, ये हमारे कंडक्टिंग सेल्स में आते हैं। इनका काम होता है इंपल्स का जनरेशन करना, कंडक्शन करना, और इनका जब ये इंपल्स जनरेट कर देते हैं, वो इंपल्स जनरेशन की वजह से वो ड्राइव करता है जो हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स होते हैं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स का क्या फिर काम होगा? इंपल्स जनरेटिंग होगा, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएगा। फिर आप इसको, ये हमारे जो कंडक्टिंग सेल्स है, आप इनको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि देखिए ये हमारे हार्ट का एक रफ डायग्राम है, जिसमें कि हमने ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स, और जो इससे नीचे वाला पोर्शन है हमारा पर्किंजे फाइबर स्प्रेड होता है। तो हमारा जो ऐसे नोड होता है ये हमारा पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है। यहाँ पे हमारा करंट का इनिशिएशन मतलब इंपल्स जनरेशन होता है। फिर यहाँ से आप बढ़ते हुए एवी नोड पे आता है, जिसको हम पेस सेटर भी कहते हैं, और एवी नोड से ही हमारे बंडल ऑफ हिल्स, क्या नाम है, ये फाइबर्स, ये कंडक्टिंग सेल्स जुड़े होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ये बंडल ऑफ हिल्स से करंट होते हुए हमारे पर्किंजे फाइबर में जाता है। तो यहाँ की इस प्रोसेस की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है। फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हो रहा था। कंडक्टिंग सेल्स हमारे इंपल्स जनरेशन के बाद किस तरीके से ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिल्स, और बंडल ऑफ हिल्स से हमारा पर्किंजे फाइबर तक स्प्रेड हो रहा था। तो जो इंपल्स जनरेट हुआ है उसकी मदद से हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे। बाकी हमारा किस तरीके से इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, लाइक व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज हाइपरपोलराइजेशन, व्हाट इज डीपोलराइजेशन एंड व्हाट इज रीपोलराइजेशन। अगर आपको इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता है तो आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक बेसिक टर्मिनोलॉजी, दैट इज व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं
कि जो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर जो स्पेस होता है उसमें कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब एक बात आती है, एक और टर्म आता है, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो नाम से ऐसे लग रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हिच इज एट रेस्ट व्हेन नो एनी स्टिमुलस इज अप्लाइड। जब कोई स्टिमुलस अप्लाई नहीं होता है तब जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है मींस एट रेस्टिंग कंडीशन में दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मींस जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है कि ना तो इनफ्लक्स हो रहा होता है ना तो आउटफ्लक्स हो रहा होता है। मींस या तो आउटफ्लक्स कहने का मतलब इफ्लक्स। इनफ्लक्स और इफ्लक्स कहने का मतलब क्या होता है, इनफ्लक्स का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस एंड इफ्लक्स का मतलब होता है कि इंट्रासेलुलर स्पेस से बाहर की तरफ जाना, मतलब इफ्लक्स एग्जिट करना। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन में ना तो आयंस आउटर स्पेस से इनर स्पेस की तरफ आते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस में आते हैं, ना तो इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाते हैं। तो ये रहा हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन केस ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा मसल फाइबर होते हैं कार्डियक मसल फाइबर, उनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -90 मिलीवोल्ट होता है। अब बात करते हैं व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। देखिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहने का क्या मतलब है कि मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर द स्टिमुलाई टू इनिशिएट द रिस्पांस। मतलब स्टिमुलस को हमारे एक मिनिमम स्ट्रेंथ, कम से कम इतना एनर्जी, इतना स्ट्रेंथ चाहिए कि वो रिस्पांस को जनरेट कर सके। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90 मिलीवोल्ट के करीब। तो आपको क्या करना है कि एक मतलब स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि -90 मिलीवोल्ट को क्रॉस कर सके। तभी क्या नाम है वो जो इसमें डिफरेंट चैनल्स और गेटेड वोल्टेज गेटेड आयंस प्रेजेंट होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के क्रॉस, तभी वो ओपन कर हो पाएंगे। सपोज करिए ये हमारे सोडियम गेटेड चैनल्स और वेरियस टाइप ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। तो उनका क्या काम होता है कि उस चैनल्स के थ्रू हमारे आयंस का अंदर और बाहर का ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन अगर हम उसको मिनिमम एनर्जी, मतलब उसको ओपन होने के लिए सपोज करिए उसको एनर्जी चाहिए मान चलिए 40 मिलीवोल्ट, तो अगर आप जब तक उसको 40 मिलीवोल्ट एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो ओपन नहीं होने वाला। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहने का मतलब यही है कि हमारा स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो इतना कम से कम होना चाहिए सो दैट कि हमारा जो आयंस गेट वोल्टेज गेटेड आयंस प्रेजेंट है, वोल्टेज गेट प्रेजेंट है, वो ओपन हो सके सो दैट कि इनफ्लक्स का इफ्लक्स हो सके। फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हाट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो आप उसके बाद आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जब मेम्ब्रेन हमारा रेस्टिंग कंडीशन में था, मतलब ना तो आयंस का इनफ्लक्स हो रहा था ना तो इफ्लक्स हो रहा था। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा रेस्ट पे रहता है तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो अप्रॉक्स -90 मिलीवोल्ट के अप्रॉक्स होता है। तो जब से उसे एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ना प्रोवाइड हो, जब से उसे एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ना मिले, तब तक जो मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उनका ओपनिंग नहीं होगा। अगर वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन नहीं होंगे तो जो हमारे आयंस है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में वो अंदर या बाहर नहीं कर सकते। तो जब जैसे ही हमारा मेम्ब्रेन एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिसीव करता है तब वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सो दैट वो एक्शन परफॉर्म कर सके। एक्शन कैसे परफॉर्म करने कहने का मतलब कि हमारा जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो आयन चैनल्स प्रेजेंट है वो ओपन हो पाए और उनका आयंस का मूवमेंट करा पाए। तो हमारा जो पहला केस होता है वो होता है हमारा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कहने का मतलब होता है जो आउटर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस में हमारे नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। तो जब डीपोलराइजेशन होता है, जब उसे प्रॉपर स्टिमुलस मिल जाता है डीपोलराइजेशन के लिए, तो क्या होता है कि जो आउटर साइड में हमारे सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम आयंस की एंट्री कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सोडियम आयन है वो अंदर एंटर करने लगेंगे इन केस ऑफ डीपोलराइजेशन। अब सोडियम आयन पॉजिटिव आयंस होते हैं तो अब अंदर जब जैसे ही एंटर करेंगे तो अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होगी। तो इन केस ऑफ डीपोलराइजेशन तो पॉजिटिव आयंस जो इंट्रासेलुलर स्पेस में प्रेजेंट मतलब आने लगते हैं, जिसकी वजह से अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो
पॉजिटिव आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर स्पेस में आते हैं इन केस ऑफ डिपोलराइजेशन। अब रिपोलराइजेशन की बात करते हैं। देखिए डिपोलराइजेशन एक हद तक ही होगा कि ऐसा तो है नहीं कि केवल पॉजिटिव आयन से अंदर आते रहेंगे। पॉजिटिव आयंस आएंगे कुछ एक्सटेंट तक, उसके बाद क्या होगा कि अंदर की जब पॉजिटिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा, तो अब क्या होगा, जो बाहर नेगेटिव, अब अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब है कि अंदर नेगेटिविटी कम है, अंदर नेगेटिव आयंस कम हो गए, मतलब बाहर नेगेटिव आयंस ज्यादा है। अब रिपोलराइजेशन के केस में यही होता है कि जो बाहर जब नेगेटिव आयंस अब ज्यादा हो गए तब नेगेटिव आयंस का मूवमेंट अंदर की तरफ होने लगे, दैट इज रिपोलराइजेशन। तो क्या होता है, जो नेगेटिविटी अंदर इनसाइड इंट्रासेलुलर की स्पेस में है जो वो अब इंक्रीज होगी, मींस नेगेटिव चार्ज आउटर स्पेस से इनर स्पेस में अब मूव करेंगे। और हाइपरपोलराइजेशन का क्या केस होता है कि पहले तो नेगेटिव आयंस अब मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही मूव करेंगे। बट हाइपरपोलराइजेशन के केस में क्या होता है कि अंदर की जो नेगेटिविटी है बहुत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेटेड इनसाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस, बाहर से जो नेगेटिव आयंस है अंदर की तरफ इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि हाइपरपोलराइजेशन का केस होता है। तो हमने देखा कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है और हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। तो आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जब मेम्ब्रेन हमारा रेस्टिंग कंडीशन में था, दैट इज -90 मिलीवोल्ट, तब ऐसा उसका मतलब ग्राफ आता है। जैसे ही उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला वो डिपोलराइज कर गया। बट डिपोलराइजेशन होने के बाद और हमारे सोडियम, अब देखिए ढेर सारे हमारे सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं बट एक साथ वो ओपन नहीं होते हैं, बारी बारी से करके ओपन होते हैं। जब डिपोलराइजेशन हुआ तो कुछ चैनल्स ओपन हुए, थोड़ी पॉजिटिविटी अंदर की बढ़ गई, फिर जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आते गए वो राइजिंग फेज ऑफ डिपोलराइजेशन होता है। फिर मतलब फिर डिपोलराइजेशन अंदर की पॉजिटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारा ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा, एक एक्सटेंट के बाद हमारा नेगेटिव आयंस की एंट्री होने लगेगी अंदर की तरफ, तो हमारा वो रिपोलराइजेशन होता है। उसके बाद इतना ज्यादा एक्सेस हो जाता है नेगेटिव आयंस इंट्रासेलुलर स्पेस में, तो वो हमारा हाइपरपोलराइजेशन होता है। उसके बाद हमारा फिर से जो मेम्ब्रेन होता है फिर से रेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, मतलब इस तरीके से हमारा कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता रहता है। तो हमने पढ़ा किस तरीके से हमारा इंपल्स जनरेट हो रहा था ऐसे नोड पे, फिर ऐसे नोड से हमारे एवी नोड से हमारे बंडल ऑफ फिश हमारे परकिंजी फाइबर में स्प्रेड हो रहा था, और उन इंपल्स का कंडक्शन किस तरीके से हो रहा था मेम्ब्रेन के क्रॉस, आपने डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन पढ़ा। और एक और चीज है जो हम एक्शन पोटेंशियल में पढ़ते हैं वो है हमारा फेजेस। तो आप इसके बाद आपको फेजेस, एक्शन पोटेंशियल में जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो हमने जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी है यूज जो होते हैं उनको हमने रफली समझा कि उनका डेफिनेशन क्या होता है। जो कि एक्शन पोटेंशियल हमारा कंडक्शन फेजेस के थ्रू होता है, हमारे डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। तो आपको इन फेजेस को समझना बहुत जरूरी है, एंड आपको एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूछा जाता है कि हमारे फेज 0, फेज 1 और जो डिफरेंट फेजेस हैं उनमें क्या होता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने फेज 0 से। देखिए फेज 0 हमारा जो उसका ड्यूरेशन होता है वो 1 से 2 मिली सेकेंड के करीब होता है, जिसमें कि होता क्या है कि ओपनिंग ऑफ अ फास्ट सोडियम चैनल एंड रैपिड डिपोलराइजेशन। तो कोई पूछे व्हिच फेज इज रैपिड डिपोलराइजेशन, तो आपको बताना कि फेज 0 इज कॉल्ड एज रैपिड डिपोलराइजेशन। तो आपको पता ही कि रैपिड डिपोलराइजेशन में क्या होता है। रैपिड डिपोलराइजेशन में क्या होता है कि ओपनिंग ऑफ अ फास्ट सोडियम चैनल, जिसकी वजह से हमारे जो सोडियम आयन होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर की पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होती है। बाहर से सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम आयन की एंट्री हुई, वो अंदर की तरफ रैपिडली आयंस आते हैं, जिसको हम रैपिड डिपोलराइजेशन बोलते हैं। अब इस केस में क्या होता है, जो रैपिड डिपोलराइजेशन का केस है कि हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट के करीब था, अब वो शूट होके +20 मिलीवोल्ट के करीब जा रहा है। अब इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलते ही ये डिपोलराइज किया और इसका पोटेंशियल अब बढ़ के +20 करीब हो गया। फिर हमारा फेज 1 स्टार्ट होता है। फेज 1 स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सोडियम चैनल ओपन हुआ था अब वो क्लोज होगा, मींस क्लोजर ऑफ द फास्ट सोडियम चैनल। उसके बाद क्लोजिंग, जैसे ही सोडियम चैनल क्लोज होगा तो हमारा पोटेशियम चैनल ओपन होगा। पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो अंदर का जो पोटेशियम है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, मतलब अंदर से
पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जा रहा है तो अंदर की निगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, जिसको हम रिपोलराइजेशन बोलते थे। तो मींस रैपिड रिपोलराइजेशन का केस हमारा फेज 1 में स्टार्ट होता है। रैपिड डिपोलराइजेशन हमारा फेज 0, रैपिड रिपोलराइजेशन हमारा फेज 1। अब फेज 2 की बात करते हैं तो क्या हुआ, देखिए हमारा पोटेशियम चैनल तो ओपन हो चुका है, मतलब इफ्लक्स हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर के पोटेशियम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके साथ साथ फेज 2 में ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब कैल्शियम चैनल को ओपनिंग तो हुआ, बट इसका मूवमेंट किधर होगा, कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, और जो ऑलरेडी पोटेशियम चैनल ओपन हुआ था, जो अंदर से पोटेशियम चैनल थे, अब पोटेशियम आयन थे वो बाहर की तरफ मूव कर रहे थे, और जो बाहर से कैल्शियम आयन अब अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव कर रहा है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो उनका रेट मूवमेंट का, आयंस का रेट ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रहे, मतलब कि हमारा पोटेशियम बाहर इस रेट से जाए कि जो जितने रेट से, जितने अमाउंट में पोटेशियम बाहर जा रहा है उतनी अमाउंट में हमारा कैल्शियम भी अंदर आना चाहिए, सो दैट कि हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रह सके। उस फेज को हम आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, इसको हम प्लेट्यू फेज बोलते हैं। इस फेज में ऐसा ही होता है कि हमारा जिस रेट से पोटेशियम बाहर जा रहा था उस रेट से हमारा कैल्शियम अंदर आ रहा था, तो एक जो हमारा पोटेंशियल होता है वो मेंटेन रहता है, जिसको हम प्लेट्यू फेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फेज 3। जो हमारा फेज 3 है उसमें क्या होता है कि ये फिर से सेकंड, ये इसको हम सेकंड फेज ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन बोला जाता है। इस केस में क्या होता है कि रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम आयन ओपन था, पोटेशियम आयन चैनल जो ओपन था वो क्लोज नहीं हुआ, अब उससे रैपिडली पोटेशियम आयन क्या नाम है आउटसाइड की तरफ इफ्लक्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से जो अंदर की नेगेटिविटी है बहुत इंक्रीज हो जाएगी। वो हमारा फेज 3 होता है, जिसको हम फेज ऑफ सेकंड फेज ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो लास्ट फेज होता है वो हमारा फेज 4 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। इस केस में क्या होता है, पोटेशियम जो होता है इट रिटर्न्स टू द सेल। हमारे जो पोटेशियम होते हैं वो अपने सेल, नॉर्मल सेल में वापस आ जाते हैं। फिर जो सोडियम और कैल्शियम जो का मूवमेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब फिर से जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो रीस्टोर हो जाता है, मतलब जैसे था पहले कंडीशन में वो फिर से उस कंडीशन में आ जाता है। तो अब एक डायग्राम के थ्रू इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट था, जैसे ही डिपोलराइजेशन हुआ ये शूट होके +20 के करीब जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रैपिड डिपोलराइजेशन वाला फेज। उसका जो हमारा फेज फर्स्ट होता है उस केस में क्या होता है कि रैपिड रिपोलराइजेशन होता है। रैपिड रिपोलराइजेशन पर हमारा एक प्लेट्यू फेज डेवलप होता है जो कि हमारा फेज 2 होता है। उसके बाद हमारा फिर से सेकंड फेज ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन होता है, जिसको हम फेज 3 बोलते हैं। फिर लास्ट वन जो हमारा ये लास्ट फेज दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है कि हमारा ये रेस्टिंग फेज होता है, हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये साइकिल, अब ये देखिए इसका मतलब बस ये एक ही ग्राफ नहीं, ये बस एक साइकिल को दिखाया है, और ऐसे कंटिन्यूअसली ये ग्राफ फॉर्म होते जाएगा जैसे जैसे इंपल्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे मिड टर्म्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेट से बना रहा हूँ, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे जैसे ही मिड सेमेस्टर एग्जाम बीतने वाले हैं फॉर्म के, तो मैं अब रेगुलर फिर वीडियो में अपलोड किया करूँगा। थैंक यू एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।